स्वागत इंस्टीट्यूट में पॉलिटिकल संविधान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपना एक टॉपिक बचा हुआ है थोड़ा सा, वो है बेटा संसद। उसी आज संसद के बारे में आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं कि संसद के अंदर कितने सदन होते हैं, कौन कौन से सदन हैं, इनके बारे में अपने डिस्कशन कर चुके हैं। आगे अपना जो थोड़ा सा मटेरियल बचा हुआ है लोकसभा के बारे में, उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं अपने सेशन के अंदर। और सभी से निवेदन है कि आज के सेशन को सभी तक शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, सेशन को पहुंचा दीजिए। तो चलिए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन रहने वाला है बेटा अपना लोकसभा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पीछे से ले लेता हूँ। संसद, संसद के बारे में अपने क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि ये संसद होती क्या है। संसद की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर, कहां से बेटा, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक एक बेटा संविधान संसद दे रखी है। क्या दे रखी है? भारतीय संविधान में संसद दे रखी है, जिसके अंदर कहा गया है कि 3 सदन होंगे। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद में कितने सदन होंगे बेटा? 3 सदन होने वाले हैं। पहला जो सदन था वो है राष्ट्रपति। पहला सदन है वो कौन है? राष्ट्रपति बताया गया था। इसके बाद में दूसरा सदन बताया गया था अपनो राज्यसभा बताया, राज्यसभा बताया। इसके बाद में अपने देखते हैं अगला जो सदन है वो है लोकसभा। बेटा क्या है? लोकसभा है। चलो अब देखो अपनों ने कहां तक क्या डिस्कशन कर चुके हैं, कौन सा पढ़ चुके बेटा? अपने राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, राज्यसभा पढ़ चुके हैं। अब बेटा अपना बच्चा लोकसभा बचा है कुछ थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा मैं लोकसभा से पीछे से उठा लेता हूं कि लोकसभा है क्या। लोकसभा, लोकसभा क्या है? लोकसभा को अपने क्या करते हैं, इसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं अपने? हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। हाउस ऑफ, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको बेटा अपने? हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको अपने? निम्न सदन कहते हैं। अगला अपने बेटा इसी को अपने क्या कह देते हैं? इसी को अपने अस्थायी सदन कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं बेटा अपने? इसी को कह देते हैं अपने अस्थायी सदन कह देते हैं। इसी को अपने प्रथम चैम्बर भी कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं बेटा अपने? प्रथम चैम्बर भी कह देते हैं, या अपने फर्स्ट चैम्बर भी कह देते हैं बेटा इसी लोकसभा को। तो यहां तक आशा करूंगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संसद है वो किस तरह से है अपनी। तो चलिए अब देखो इसी के साथ में अपने लोकसभा को और क्या कहते हैं बेटा? इसी को अपने लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? अपने लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखोगे। ये है बेटा राज्यसभा के कुछ उपनाम। तो राज्यसभा सॉरी आपके लोकसभा के उपनाम है। लोकसभा को क्या क्या कहते हैं तो याद रखना, हाउस ऑफ कॉमन सॉरी हाउस ऑफ पीपल, निम्न सदन, कॉमन सदन भी बोल सकते हैं बेटा, अस्थायी सदन। इसी को प्रथम चैम्बर भी कहा जाता है, फर्स्ट चैम्बर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा अपने? फर्स्ट चैम्बर भी कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा याद रखोगे। इसी के साथ में इसको क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन कहा जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। चलो अपने आगे देखो, आगे क्या पढ़ा था। इसके बाद में देखा था कि लोकसभा का वर्णन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो एक अनुच्छेद दे रखा था बेटा 80। अनुच्छेद 80 के अंदर दे रखा था कि क्या होगी बेटा, एक भारत में संसद के अंदर एक क्या होगी? लोकसभा होगी। लोकसभा गठन होगा। लोकसभा के गठन के अंदर अपनों ने कहा, पूछा था कि इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है। तो अपनों ने 2 प्रकार में देखा था। एक तो देखा था बेटा हाई में, मतलब अधिकतम। एक तो देखा था वर्तमान प्रेजेंट में। वर्तमान प्रेजेंट के अंदर देखा था प्रेजेंट में कितना है, वर्तमान में कितना है। तो उसी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा? अधिकतम कितनी? 552 है। जिसमें राज्यों से कितनी है, सॉरी आपके निर्वाचित कितने होते हैं। इसके इसी में अपनों ने क्या देखना है बेटा? इसी में देखना है कि निर्वाचित कितने होते हैं। तो अधिकतम जो संख्या है लोकसभा की 552 है। इसमें निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी? 550 है। जिसके अंदर बेटा मनोनीत भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 2 मनोनीत भी किए जाते हैं। इनको 2 मनोनीत भी किए जाते हैं। अब देखो इसके बाद में अब देखा था अपनों ने प्रेजेंट वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी? 545 थी। जिसमें निर्वाचित कितने थे बेटा? जिनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? जिनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी बेटा आपकी कितनी? 543। कितनी है? 543 है। मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी?
दो है बेटा, उतनी रहेगी जितनी ऊपर वाले में अधिकतम थी। इसके बारे में अपने यहाँ तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सदस्य सॉरी लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या कितनी है, तो 552 है। निर्वाचित कितने होते हैं, अधिकतम 550 होते हैं। मनोनीत कितने होते हैं, 2 होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी, 545 है। निर्वाचित कितने, 543 होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो कमेंट में करके बताओ कि सर हमें समझ में आ चुका है, यहाँ तक अपने कल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो इसी के हिसाब से मेंबर्स के आधार पर अगर बात करें, सदस्यों के आधार पे बात करें, तो सर्वाधिक लोकसभा के सदस्य कहां से आते हैं, हाई मतलब सर्वाधिक कहां से आते हैं, तो सर्वाधिक आते बेटा यूपी से कितने 80 सदस्यों को चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर आता है कि सर एक एक प्रतिनिधि तो भारत में फिर 80 तो उत्तर प्रदेश से आ गए, तो भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 से अगर 10-10 लें तो भी इतने हो जाते हैं, 20-20 लेंगे तो 80 तो एक ही राज्य से आ गए। तो बेटा कई ऐसे राज्य हैं जहां से बेटा अपनों ने क्या लिया है, एक सदस्य लिया है। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूँ सिक्किम का, बेटा क्या लूं मैं, सिक्किम। और इसी के साथ में बेटा नागालैंड का नाम लेते हैं अपने, नागालैंड। और एक है बेटा मिजोरम, जहां से बेटा आपके उड़ने वाली गिलहरी की खोज की गई है बेटा, गेको मिजो की, गेको मिजो की है। ये थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड बात है आपकी, ठीक है ना, ये भी थोड़ा यहाँ पे आप याद रखोगे। अब देखो इसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो कैसी रहती है। वो है बेटा अप्रत्यक्ष रूप, सॉरी आपके प्रत्यक्ष रूप से। कैसी है, प्रत्यक्ष रूप से है। प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों को क्या करते हैं, अपने चुनते हैं। इसी के साथ में प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कैसे चुनते हैं बेटा, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कैसे चुनते हैं ये भी थोड़ा याद रखना। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, किसके आधार पर, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के ऊपर, वैश्विक मताधिकार, मताधिकार के अनुसार लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है। जिसके अंदर बेटा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का मतलब है संविधान, एक बेटा संविधान संशोधन किया जाता है 1989 को, 1989 को एक संविधान संशोधन होता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि पहले के टाइम अगर 1989 से पहले की बात करें तो कितने वर्ष थी, मत 21 वर्ष, और इसके बाद में कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की जो स्वतंत्रता है, मतदान करने का जो अधिकार है, 21 वर्ष से कितने वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। इससे पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। इसे ही मतदान को क्या कहते हैं बेटा, इसी मतदान को अपने क्या कहते हैं, मताधिकार को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहते हैं। वैश्विक का मतलब होता है यंगेस्ट, वैश्य का मतलब क्या होता है, यंगेस्ट होता है बेटा। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब सारे चुनते हैं उसको, सारे भूमि के सारे लोग अपने वैश्य को, सारे भूमि के लोग को 18 साल से बड़े हैं, वो अपने मत का अधिकार यूज करके, अपने वोट का अधिकार का यूज करके क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ये हो गई बेटा यहाँ तक अपनी बातें। अब देखो इसके बाद में देखते हैं कि इनकी जो निर्वाचन है, निर्वाचन करते कौन है, निर्वाचन कौन करते हैं बेटा, लोगों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। किसके द्वारा निर्वाचन किया जाता है, लोगों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। अब देखो इनकी पद्धति कैसी है कि लोकसभा के सदस्यों की पद्धति कैसी है सर, तो वो पद्धति याद रखना, लोकसभा के सदस्यों की जो पद्धति है वो है बेटा अग्रेता ही विजेता। कैसी पद्धति है, अग्रेता ही विजेता, अग्रेता ही विजेता है बेटा। यानी कि आप बहुमत दल के नेता बन जाओ, आप बहुमत यूज कर लो, बहुमत ले लो आप। यानी कि आपके क्षेत्र के अंदर 100 वोट है, 100 में से आपने कितने ले लिए, 60 ले लिए। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आप बहुमत दल के नेता हो और आपको क्या कर दिया जाएगा, अग्रता ही विजेता, यानी कि आपको लोकसभा का सदस्य निर्वाचित कर दिया जाएगा। जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो ही आगे चलकर बेटा क्या बनेगा, आगे चलकर विजेता बनेगा। अग्रता ही विजेता आगे चलकर विजेता बनेगा। यहां तक समझ में आ गया हो तो सारे कमेंट में करो सर हमें समझ में आ चुका है। चलो अब देखो इसके बाद में अपनों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद में देखा था कि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना रहता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल
पदावधि कितनी रहती है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना वर्ष रहता है? 5 वर्ष का रहता है। कितने वर्ष का रहता है? 5 वर्ष का रहता है। लेकिन लोकसभा को अपने कार्यकाल से पहले ही, अपने कार्यकाल को पूर्ण करने से पहले ही, कार्यकाल को पूर्ण करने से पहले, पूर्ण करने से पहले पहले ही भंग किया जा सकता है। पहले ही क्या किया जा सकता है बेटा? पहले ही भंग किया जा सकता है। पहले ही क्या कर सकते हैं बेटा? भंग कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं बेटा? अपने राज्य सभा को भंग, सॉरी आपके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यानी कि ये बेटा क्या हो गया? एक प्रकार का अस्थायी सदन हो गया। ये क्या हो गया? एक प्रकार का अस्थायी सदन बन गया बेटा। आप लोगों का समझ में आ गई बात यहाँ तक? हाँ या ना? ये कार्यकाल वाली बात याद रखना, कार्यकाल कितना रहता है। अब देखो इसके बाद में देखते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य, इनका निर्वाचन बेटा आपके प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता, सॉरी आपके प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना, लोकसभा के सदस्यों का स्तर है वो बैठक कौन बुलाता है? तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर बेटा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसकी सलाह पर? सलाह बेटा प्रधानमंत्री की, पीएम की सलाह पर लोकसभा के सदस्यों की बैठक बुलाई जाती है, सत्र बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बेटा अगर ये सत्र यहाँ कैंसिल करना हो, ये बैठक कैंसिल करनी हो, तो ये कैंसिल कौन करेगा? स्त्रावसान कौन करेगा बेटा? राष्ट्रपति करेगा। स्त्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति करने वाले हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखना। स्त्रावसान कौन करेंगे बेटा? राष्ट्रपति करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी बताओ कि सर हमें समझ में आ गया। यहां तक अपनों ने कल वाली क्लास में पढ़ा था। अब देखो आगे मेन जो स्टार्ट होगा आज की क्लास का। आज की जो क्लास के अंदर अपने देखने वाले हैं कि लोकसभा है, लोकसभा के अंदर पदाधिकारी बेटा अनुच्छेद है एक आपका बेटा 91, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 91 बेटा आपका, सॉरी आपका 93 बेटा। कौन सा? अनुच्छेद 93 अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा के अंदर बेटा क्या होंगे? पदाधिकारी होंगे। क्या होंगे? 2 पदाधिकारी होंगे लोकसभा के अंदर। कितने प्रकार के बेटा? 2 पदाधिकारी बताए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा के अंदर क्या होंगे? 2 पदाधिकारी होंगे। कितने पदाधिकारी होंगे? 2 पदाधिकारी होंगे। एक तो होगा बेटा अध्यक्ष, एक तो क्या होगा? अध्यक्ष होगा। दूसरा होगा बेटा आपका उपाध्यक्ष। दूसरा क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। याद रखना किस संविधान के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार ये कहा गया है कि लोकसभा के अंदर 2 पदाधिकारी होंगे? तो अनुच्छेद 93 के अनुसार कहा गया है कि लोकसभा के अंदर 2 पदाधिकारी होंगे। एक तो अध्यक्ष होगा, दूसरा उपाध्यक्ष होगा बेटा। और इन उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो इनका जो वर्णन है, इनका जो वर्णन है, चाहे वो इनके निर्वाचन से संबंधित तो निर्वाचन प्रक्रिया हो, या अपने कह सकते हैं इनके बेटा कार्यकाल का बात हो, या अन्य कुछ बात हो, तो वो सारी की सारी बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 93 यानी कि अनुच्छेद 93 से लेकर अनुच्छेद 97 तक। कहां तक बेटा? अनुच्छेद 97 तक ये कहा गया है कि लोकसभा के अंदर 2 पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। उनके कार्यकाल, उनके निर्वाचन से संबंधित बातें कही गई, उनके वेतन भत्ते से बात कही गई है। तो वेतन भत्ते की अगर बात करते हैं तो इनका जो वेतन है, वेतन कहां से मिलता है बेटा? सिंचित निधि से मिलेगा। कहां से मिलेगा? सिंचित निधि से मिलता है। लगभग पदाधिकारियों का बेटा, जितने भी पदाधिकारी हैं, अपने राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या बेटा राज्यसभा के अंदर बेटा सभापति है, उपसभापति है, उनके बेटा वेतन और भत्ते कहां से आते हैं? सिंचित निधि से आते हैं बेटा। कहां से आते हैं? सिंचित निधि से आते हैं। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर हमें समझ में आ चुका है ये पदाधिकारी वाली बात। अब देखो पदाधिकारी की बात करते हैं तो इसके बाद में देखो अपनों ने बात किया था, स्तर की बात की थी। स्तर का मतलब होता है बैठक। स्तर का मतलब क्या होता है? बैठक होता है बेटा। अब ये बैठक बुलाता कौन है? लोकसभा के अंदर बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाई जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है।
लेकिन यहाँ पे नोट लगा के ये बात लिख लेना, नोट। अब सर नोट लगा के क्या लिखना है? नोट लगा के बात ये लिखनी है कि लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, के द्वारा बुलाई जाती है। ये भी यहाँ पे याद रखोगे, किस अनुच्छेद के तहत ये बड़ा आपके लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाती है। तो याद रखना अनुच्छेद 108 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बेटा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त अधिवेशन है इनका, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक का मतलब यहाँ पे और भी याद रखना, संयुक्त बैठक का मतलब अधिवेशन। इसको बेटा अधिवेशन भी कह देते हैं, इसी को बेटा स्तर भी बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं अपने? अधिवेशन भी बोल देते हैं, स्तर भी बोल देते हैं। संयुक्त बैठक बुलाई कब जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जब धन विधेयक पर कोई चर्चा होगी। किसके ऊपर? धन विधेयक पर कोई चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर धन विधेयक को वापस कौन नहीं कर सकता? राज्यसभा धन विधेयक को वापस नहीं कर सकती, ये उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकती, इसके ऊपर बेटा संशोधन नहीं कर सकती, ये वापस नहीं बोल सकती राज्यसभा। लेकिन लोकसभा इस धन विधेयक को पारित कर सकती है, लागू कर सकती है, संशोधन कर सकती है, इसको अप्रस्तावित भी कर सकती है, प्रस्ताव भी नहीं कर सकती। ये कहती है कि इसको रद्द कर दो, ये सही नहीं है, इसको रद्द कर दो। ये भी किसके पास अधिकार है बेटा? आपके ये राज्यसभा लोकसभा के पास में अधिकार दे रखा है बेटा आप लोगों को। अब देखो इसके बाद में इसी धन विधेयक से संबंधित अगर मैं बात करूं तो बेटा आपका एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 नहीं सॉरी 110, अनुच्छेद 110 दे रखा है बेटा। इस अनुच्छेद 110 के अंदर ये कहा गया है कि धन विधेयक का अधिकार, धन विधेयक प्रस्ताव करने का अधिकार लोकसभा के पास होगा। किसके पास होगा? लोकसभा के पास में होगा। तो याद रखना धन विधेयक को प्रस्तावित करने का अधिकार, धन विधेयक को प्रस्तावित करने का अधिकार लोकसभा के पास है, लोकसभा के पास होगा बेटा। समझ में आ गई बात यहां तक? यहां पर कहने का मतलब है, कह रहा है अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 कह रहा है कि लोकसभा यानी कि जो धन विधेयक है, ये जो धन विधेयक है इसको बेटा अपने बिल भी कह देते हैं, पेश बिल। जैसे आपके संशोधन होते हैं ना, वो बेटा विधेयक होते हैं, बिल होते हैं अपने, ठीक है ना। यानी कि ये जो धन विधेयक है, जो आपके वित्तीय चीजों से संबंधित विधेयक वो प्रस्तावित करने का अधिकार किसके पास है बेटा? लोकसभा के पास में। किसके पास अधिकार है? लोकसभा के पास में अधिकार है आपका। सिर्फ और सिर्फ किसके पास अधिकार? ओनली ऑन लोकसभा के पास होने वाला है बेटा। यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ सर हमें समझ में आ चुका है सारा का सारा। चलो अब देखो इसके अलावा यहां पर एक नोट लगा के बात करना कि नोट वाली बात क्या है सर? नोट वाली बात क्या है? नोट वाली बात ये है कि अपने भारतीय संविधान के अंदर देखा जाए तो भारतीय संविधान में लोकसभा का अधिवेशन है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? वो बुलाया जाता है आपके सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का बैठक बुलाई जाती है। और दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाएगी, प्रधानमंत्री की सलाह पर बुलाई जाएगी। और इसी के साथ में राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह अस्त्रावसान भी कर सकता है, यानी कि बैठक को रद्द भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है
कि संसद के अंदर 3 प्रकार के, संसद के अंदर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के स्तर होने वाले, 3 प्रकार की बैठकें होती हैं। कितने प्रकार की बैठकें होती हैं? 3 प्रकार की बैठकें होंगी। तो यहां पर अपने बोल सकते हैं संसद में 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। पहला नंबर 1 स्तर, पहला नंबर 1 स्तर देखते हैं कि पहला स्तर कौन सा है। पहले स्तर को कहते हैं बेटा अपने बजट स्तर। पहले स्तर को क्या कहते हैं? अपने पहले स्तर को कहते हैं बजट स्तर, जिसमें अपना भारत का बजट पेश होता है। क्या होता है? जिसमें अपने भारत का बजट पेश होता है, जो बेटा आपका फरवरी से मई तक चलता है। कब से कब तक चलता है? फरवरी से मई तक चलता है। फरवरी से मई तक चलेगा, फरवरी से मई तक चलता है। अब देखो इसके बाद में 2 नंबर, अगले अपने बात करते हैं। अगला क्या है? 2 नंबर कौन सा है सर? 3 नंबर कौन सा है? तो 2 नंबर दे रखा है बेटा मानसून स्तर। कौन सा स्तर होने वाला है? मानसून स्तर होगा बेटा, मानसून स्तर। ये जो मानसून जो स्तर है, ये जब भारत में मानसून भारत में प्रवेश करता है, यानी कि बारिश का जब समय होता है, उस समय मानसून स्तर आपका वो प्रारंभ होता है लोकसभा के अंदर, जिसका जो कार्यकाल है वो जुलाई से अगस्त तक रहता है। कब से कब तक रहता है? जुलाई से अगस्त तक रहता है। जुलाई से अगस्त, जुलाई से अगस्त तक रहता है बेटा, ये जुलाई से अगस्त तक रहता है। अब देखो इसके बाद में अपना जो 3 नंबर लास्ट और अंतिम जो है वो स्तर कौन सा है? ये तंत्र लिख दिया गया यहाँ पे, बताया नहीं भाई सर, तंत्र लिख दिया आपने यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ स्तर, ये लो स्तर हो गया बेटा। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। वो कहते हैं ना कि कहावत है कि हम इंसान हैं, इंसानों ही से ही छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, यानी कि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होना कंपलसरी है। ठीक है ना, इतना कुछ बड़ा नहीं था। चलो अब देखो इसके बाद में संसद के तीसरे स्तर की बात करते हैं। तीसरा स्तर कौन सा है? तीसरा स्तर मानसून हो गया, बजट स्तर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा आता है बेटा शीतकालीन स्तर। कौन सा आएगा? शीतकालीन स्तर आता है, शीतकालीन स्तर आता है बेटा, यानी कि सर्दियों के समय। सर्दी कब कब पड़ती है बेटा आपकी? दिसंबर में पड़ती है। कब पड़ती है? दिसंबर के आसपास पड़ती है। शुरू कब होती है शीतकालीन? शीत ऋतु कब शुरू होती है बेटा? नवंबर से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? अक्टूबर, अक्टूबर में वैसे तो शुरू हो जाती है। जन्माष्टमी के बाद में आपकी सर्दी थोड़ी थोड़ी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अपने अगर बात करें तो जो शीतकालीन स्तर है, संसद का जो शीतकालीन स्तर है वो नवंबर और दिसंबर को चलता है। कब चलता है? नवंबर और दिसंबर को चलता है। नवंबर से दिसंबर तक चलेगा, नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। ये बेटा 80 जीडी वाले इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, 80 जीडी वाले इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। जल्दी जल्दी लिखो ये सारा का सारा इतना, फिर चलते अपने आगे की तरफ चलते हैं। आपके पास मात्र और मात्र 10 सेकंड का टाइम है, और जो लाइव देख रहे हो वो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लिख लिया होगा सबने भाई। चलो अब देखो आगे चलते हैं, अपने आगे क्या दे रखा है बेटा। लास्ट ही चल रहा है अपना, थोड़ा सा बाकी बचा है संसद के बारे में, बस 1 या 2 मिनट का होगा और बस। चलो अब देखो इसके बाद में आगे चलते हैं कि आपके जो लोकसभा है, इस लोकसभा को और अधिकार क्या दे रखे हैं। लोकसभा को आपको पता होगा अपने एक अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। क्या करते हैं? अपने एक विश्वास और एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। वो कहां पर प्रस्ताव होते हैं? तो याद रखना लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में विश्वास व अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव, प्रस्ताव पारित व लाए जाते हैं, वह लाए जाते हैं, लाए जाते हैं। ये इतना याद रखोगे।
अब देखो किस अनुच्छेद के तहत अपने ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, ये बात कहता है बेटा आपका अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ संसद के लोकसभा सदन के अंदर ही विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने वाले हैं, पारित कर सकते हैं, पारित करने का अधिकार है। सिर्फ और सिर्फ कहां पे बेटा? लोकसभा के सदस्यों को सिर्फ और सिर्फ अधिकार है। इसी के साथ में बेटा अपना संसद वाला आज का जो चैप्टर है वो पूरा होता है। थोड़ा सा अपना रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ा, फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है बेटा? लोकसभा में थोड़ा सा अपने डिस्कशन कर लेते हैं। लोकसभा देखी थी कि लोकसभा के उपनाम कौन कौन से बेटा? इसको अपने हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, इसी को अपने क्या कह देते हैं बेटा? इसी को निम्न सदन कहते हैं, इसी को अस्थायी सदन कहा जाता है, इसी को अपने क्या कह देते हैं बेटा? इसी को अपने प्रथम चैम्बर कह देते हैं, इसी को अपने लोकप्रिय सदन भी कह देते हैं। इसके बाद में देखा था अपनों ने कि लोकसभा का जो है वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 के अंदर दे रखा था, जिसमें कहा गया था अनुच्छेद 80 के अंदर कि एक लोकसभा होगी जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? 552 होगी, और वर्तमान में कितनी है बेटा? 545 है। ये भी थोड़ा सा याद रखो। फिर इसके बाद में देखा था अनुच्छेद 80 के अंदर ही कहा गया था कि अधिकतम जो लोकसभा की सदस्य संख्या है 552, उसमें निर्वाचित सदस्य कितने बेटा? 550 होंगे, और इसी के हिसाब से अपनों ने देखा मनोनीत कितने? 2 होंगे, और वर्तमान में 545 है। निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी? 543 है, जिनमें बेटा राज्य से भी कितने आते हैं? राज्यों से कितने? 530 बेटा। राज्यों से कितने चुनते हैं बेटा? अपने 530 चुनते हैं। यूटी से मतलब केंद्र शासित प्रदेश से कितने? 13 को निर्वाचित करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वो कहां से बेटा? आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं। कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश से कितने? 80 सदस्यों को चुना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी है जहां से बेटा एक एक सदस्य चुना जाता है, वो है बेटा आपका सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम बेटा। ये 3 ऐसे राज्य है जहां से बेटा एक एक सदस्य लिया गया है लोकसभा का। फिर देखो इसके बाद में क्या पढ़ा अपनों ने? इसके बाद में देखा निर्वाचन, कि निर्वाचन कैसा होता है इनका। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से अपने सार्वभौमिक मताधिकार के सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पर करते हैं, जिनमें बेटा इनका निर्वाचन लोगों के द्वारा होता है, इसका मतलब है। अब देखो निर्वाचन, आपको पता है मतदान करने की जो आयु कितनी है? 18 वर्ष थी। पहले कितनी थी वोट करने की अधिकार था? वो 21 वर्ष था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? वर्तमान में कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। जिसमें लोकसभा के सदस्यों को जो निर्वाचन पद्धति है वो कैसी रहती है बेटा? अग्रता ही विजेता। आपने जितने वोट हासिल करोगे, जितने मत हासिल करोगे, आप क्या होगे? विजेता बनोगे। ये बात कही गई थी। फिर देखो इसके बाद में क्या कहा गया था? इसमें बाद में पूछा था कि कार्यकाल कितना होता है लोकसभा के सदस्यों का? लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये अपने कार्यकाल को, अपने पदावधि को पूर्ण करने से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बेटा? है इसी को भंग कर सकते हैं बेटा। इसीलिए अपने इसको क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहा जाता है। अब देखो इसके बाद में कि लोकसभा के अंदर स्तर कौन बुलाता है? लोकसभा के अंदर बैठकें कौन बुलाता है? तो याद रखना, बैठकें कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। और राष्ट्रपति बेटा वो मीटिंग है वो क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाने वाला है। अपने इसके बारे में आगे जिक्र कर चुके हैं वैसे तो। अब देखो पदाधिकारी की बात करते हैं कि लोकसभा के अंदर पदाधिकारी कितने होते हैं बेटा? लोकसभा में 2 पदाधिकारी हैं। पहला है बेटा अध्यक्ष, दूसरा है उपाध्यक्ष, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक दिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 93 इसमें बेटा अनुच्छेद 93 में कहा गया था कि लोकसभा में 2 पदाधिकारी होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, जिनका वेतन भत्ता कहां से आएगा बेटा? सिंचित निधि से आएगा। कहां से आएगा? सिंचित निधि से आता है। अब देखो इसके बाद में लिखा था स्तरीय बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। नोट में लिखा था लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन यहाँ पे धन विधेयक की बात कही गई थी। अब देखो इसके बाद में कि अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को प्रस्तावित करने का अधिकार किसको पास है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास में है। लेकिन नोट लगा के यहाँ पे बात लिखी थी कि संसद में 3 प्रकार के स्तर होते हैं, बजट और मानसून और शीतकालीन होते हैं बेटा। इसके बाद में देखा कि लोकसभा में विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव पारित व लाए जा सकते हैं अनुच्छेद 75 के अनुसार। इसी के साथ में बेटा अपनी लोकसभा है वो पूर्ण होती है। लोकसभा इसी के साथ में बेटा अपनी आज की जो क्लास है ये संसद अपना कंप्लीट हो जाता है।
चलो बेटा, अब देखो आगे की तरफ चलते हैं, अगले मूव करते हैं। आगे क्या दे रखा है अपना, अगला जो अपना आज का जो टॉपिक रहने वाला है संसद के बाद में, इसके बाद में बेटा अपने पढ़ने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे अपने, राज्य की कार्यपालिका पढ़ने वाले हैं, राज्य की कार्यपालिका पढ़ने वाले हैं, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अपने, राज्य की कार्यपालिका के बारे में डिस्कशन करेंगे। राज्य की कार्यपालिका का मतलब है कि आपके राजस्थान जैसे अपने राज्य के अंदर कौन कौन से बड़े नेताएं होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बेटा। अपने जो पार्लियामेंट है, राज्य की जो पार्लियामेंट है, राज्य की जो कार्यपालिका है वो कैसी होती है, किस तरह से कार्य करती है, उसी के बारे में आज के अपने इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए अपने आज की इस क्लास में शुरू करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को, राज्य की कार्यपालिका को। चलो ठंडा लेके, चलो अब देखो राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं। सर ये जो राज्य की जो कार्यपालिका है ये भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर है, किस अनुच्छेद के अंदर है? तो याद रखना राज्य की जो कार्यपालिका है वो भाग 6, किसमें बेटा, भाग 6 के अनुच्छेद, अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 153 से लेकर 153 से लेकर 167 तक है। कहां तक है बेटा, 167 तक दे रखा है बेटा अपने राज्य की कार्यपालिका, जिसमें भाग 6 में कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका है वो कितने प्रकार की होगी, राज्य की कार्यपालिका वो कितने प्रकार की होनी चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर भी बेटा आपका डिस्कशन किया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो कितने प्रकार की होगी। तो उसमें कहा गया है अनुच्छेद भारतीय संविधान की भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। कौन होगा, राज्यपाल होगा। सरकार का प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, मुख्यमंत्री होने वाला है बेटा। कौन होगा, मुख्यमंत्री होने वाला है। और इसी के हिसाब से बेटा कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका के दो और चीजें बताई गई थी कि इसके बाद में बेटा एक क्या होगा, महाधिवक्ता होगा। क्या होगा, महाधिवक्ता होगा। और एक कहा गया था कि राज्य की कार्यपालिका में एक मंत्री परिषद भी होगी। क्या होगा बेटा, एक मंत्री परिषद भी होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी ये लिख लो कमेंट में, सारे बता दो कि सर हमें समझ में आ चुका है, सारा का सारा हमें समझ में आ गया। जल्दी जल्दी लिखो बेटा। चलो अब देखो राज्यपाल के बारे में, अपने राज्य की कार्यपालिका के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो कितने प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की है। पहला है बेटा इसका जो सर्वोपरि प्रमुख कौन होगा बेटा, राज्यपाल होगा, नंबर 1। 2 नंबर पे दे रखा है बेटा अपना क्या हो, कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, जो सरकार का प्रमुख होगा। इसके बाद में महाधिवक्ता दे रखा था जो बेटा आपका 3 नंबर पे है, महाधिवक्ता होता है बेटा आपका। इसके बाद में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी बेटा, एक मंत्री परिषद होगा बेटा। क्या होगा, एक मंत्री परिषद रहने वाला है। अब देखो आज अपने जो शुरू करेंगे, सबसे पहले आज शुरू करने वाले राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में, राज्यपाल। बेटा अपने एग्जाम की दृष्टि से बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ 2 इंपोर्टेंट है, राज्यपाल और अपना मुख्यमंत्री, ये 2 इंपोर्टेंट रहने वाले अपने एग्जाम में। तो इन्हीं के बारे में आज डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन शुरू करते हैं राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में, तो हेडिंग डालो बेटा बड़ा बड़ा रूप में कि सर राज्यपाल पढ़ेंगे अपने। क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल, जिसको अपने गवर्नर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपने गवर्नर भी कहा जाता है। गवर्नर राज्यपाल के डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे अपने बात करते हैं कि सर ये राज्यपाल होता क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि राज्यपाल होता है, जैसे आपका राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्र का
प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है बेटा? जिसे राष्ट्र का प्रमुख बेटा आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से राज्य का प्रमुख कौन होगा बेटा? उसी प्रकार से राज्य का प्रमुख, उसी प्रकार से राज्य का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। क्या होगा बेटा? राज्यपाल होगा। जैसे राष्ट्र की सरकार का बेटा, जैसे राष्ट्र की सरकार का, जैसे राष्ट्र की सरकार का, यहाँ पे नोट लगा के अलग से बता रहा हूं। जिसे राष्ट्र की सरकार की अगर बात करते हैं, राष्ट्र की सरकार का जो प्रमुख है, सरकार का प्रमुख, राष्ट्र की सरकार का प्रमुख जिसे आपका बेटा प्रधानमंत्री होता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से राज्य का प्रमुख, राज्य की सरकार का प्रमुख, राज्य की सरकार का प्रमुख वो कौन होगा बेटा? मुख्यमंत्री होगा। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा बेटा। ये यहाँ पर थोड़ा सा अपनों ने हटके बात कर ली, थोड़ा सा समझने के लिए बात कर ली। अब देखो राज्यपाल का अर्थ क्या होता है? राज्यपाल का अर्थ क्या होता है? जैसे राष्ट्र के अंदर राज्यपाल का राष्ट्रपति कार्य करता है, वैसे के वैसे सेम टू सेम एक बेटा राज्यपाल अपने राज्य क्षेत्र में कार्य करता है। क्या करता है बेटा? अपने क्षेत्र में राज्य कार्य करता है बेटा, राज्य में अपनी राज्य सीमा के अंदर कार्य करता है। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। समझ में आ गई क्या बेटा सबको? कि जैसे राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। जैसे राष्ट्र की सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बेटा ये आपस में कड़ी इनकी क्या हुई है? जुड़ी हुई है। क्या है? इनकी आपस में कड़ी जुड़ी हुई है। अब देखो कैसे जुड़ी हुई है, तो आपको पता होगा राज्यपाल बेटा सीधा कार्य नहीं करता। जैसे अपने बात करें कि राष्ट्र का प्रमुख तो वास्तविक रूप से कौन होगा? वास्तविक रूप से तो प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन असल में कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। असल में कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। वो बेटा अपने वास्तविक सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन असल में जो बैकग्राउंड में कार्य कौन कर रहा है? सारे के सारे वो प्रधानमंत्री कर रहा है बेटा। कौन कर रहा है? अपना प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रमुख कर रहा है बेटा। राष्ट्र का प्रमुख अधिकारी कौन है? प्रमुख नेता की अगर बात करते हैं वो प्रधानमंत्री होता है बेटा। ठीक है ना? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति है, वो बेटा किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। उसी प्रकार से राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, कार्य करता है। वैसे ही बेटा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा, उसी प्रकार से राज्य के अंदर बेटा राज्यपाल है, वो अपने मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। यहां पर सबको समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी बताओ कि सर हमें समझ में आ चुका है। अब देखो आगे क्या है। सॉरी भी। अब देखो अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है बेटा? अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य के अंदर बेटा एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा बेटा, याद रखना, राज्यपाल होगा। राज्यपाल की व्यवस्था दे रखी है। क्या दे रखी है? राज्यपाल की व्यवस्था दे रखी है। राज्यपाल का व्यवस्था दे रखी है। अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद के तहत बेटा? अनुच्छेद 153 के तहत बेटा। 153 के तहत कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 153 के तहत बेटा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 153 के तहत ये बात कही गई है। तो जल्दी जल्दी लिख लो, फिर चलते हैं बेटा अपने आगे की तरफ कि राज्यपाल की नियुक्ति वो किसके द्वारा, किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो जल्दी जल्दी लिखो बेटा।
आपके पास मात्र और मात्र 1 सेकंड है। चलो अब देखो इसके बाद में आगे चलते हैं। लिख लिया होगा सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आया ना? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ले लो। चलो अब देखो आगे चलते हैं अपने आज की क्लास का अगला जो मेन जो है। चलो अब देखो इसके बाद में आगे नियुक्ति, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 आएगा बेटा, 155 आता है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि अनुच्छेद 155 में दे रखा है राज्यपाल की नियुक्ति। क्या दे रखी है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। यहां पर याद रखना कि यहां से अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो जल्दी बताओ, हमें समझ में आ चुका है। अब देखो सर अनुच्छेद 1 तो बीच में बच गया, अनुच्छेद 154 बच गया सर। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? अनुच्छेद 154 क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका, संपूर्ण कार्यपालिक शक्तियां, संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, निहित होती है बेटा या होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि राज्यपाल, राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसके अधीन होगी? किसके पास में होगी? सारी की सारी शक्तियां वो राज्यपाल के पास में होगी। चाहे वो विधायी शक्तियां हैं, चाहे वित्तीय शक्तियां हैं, चाहे वो संवैधानिक शक्तियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है बेटा, वो सारी की सारी किसके पास होगी? राज्यपाल के पास में होगी, अनुच्छेद 154 के अनुसार। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया? तो बताओ सर समझ में आ चुका है। अब देखो इसके बाद में योग्यता, कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए सर? राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं क्या क्या योग्यताएं रखनी चाहिए कि वो राज्यपाल बन जाए, कि वो राज्यपाल बन जाए बेटा आपका। अब देखो आगे की तरफ, राज्यपाल की योग्यताएं क्या होती हैं? वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक हो। वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। उसकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए कि वो राज्यपाल बन जाए? उसकी कितनी आयु? यानी कि न्यूनतम वो 35 वर्ष का होना चाहिए। कितना? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, वर्ष की होनी चाहिए। चलो ये सबने लिख लिया होगा आशा करता हूं। चलो अब देखो आगे योग्यताएं क्या होनी चाहिए राज्यपाल की। अपनों ने देखा कि राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए उसकी?
न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 35 वर्ष प्लस है या 35 वर्ष हो चुकी है तो आप राज्यपाल बनने के योग्य हो। आप राज्यपाल के बनने के क्या हो बेटा, योग्य हो। और इसी के साथ में आप पद पर क्या नहीं होने चाहिए, आप लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। किस पद पर नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ के पद पर, लाभ के पद पर न हो, पद पर नहीं होना चाहिए, पद पर नहीं होने चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर आप राज्यपाल बन रहे हो तो अगर आप किसी भी संसद के सदन के आप सदस्य हो या विधानसभा या विधान परिषद के आप सदस्य हो तो आप उस पद को छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप जिस दिन राज्यपाल चुने जाते हो तो उसी दिन अगर आप उस पद पे हो तो आप उस पद से निर्वासित कर दिए जाओगे, आप हट जाओगे, तुरंत आपका वो जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। तो वो आपका कहने का मतलब है कि आप लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, आप एक से अधिक पद ज्वाइन नहीं कर सकते बेटा। अब देखो इसके बाद में क्या दे रखा है, अब देखो राज्यपाल की अपने बात करते हैं कि सर राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। योग्यताएं तो अपने पढ़ लिया, अब देखो शपथ कौन दिलाता है। शपथ, शपथ कि राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। जैसे राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है बेटा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर जो राज्य का जो प्रमुख न्यायपालिका है, प्रमुख न्यायालय हाईकोर्ट है बेटा, हाईकोर्ट के प्रमुख के द्वारा ही आपके क्या दिलवाई जाती है, राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। तो अपने कह सकते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का। राज्य की प्रमुख न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब हाईकोर्ट, मतलब क्या है, हाईकोर्ट बेटा, उच्च न्यायालय बेटा आपका। हाईकोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को क्या दिलाई जाती है बेटा, आपके शपथ दिलाई जाती है, गवर्नर को शपथ दिलाई जाती है। यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ सर समझ में आ चुका है। अब देखो इसके बाद में आगे कि जो राज्यपाल है, गवर्नर है, उस गवर्नर को किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाई जाती है, राज्यपाल के हाईकोर्ट के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद बेटा आपका 59 है, 159 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत आपके जो राज्यपाल होता है, राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, राज्यपाल है, उसको शपथ अनुच्छेद 159 के तहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यह राज्य की जो प्रमुख न्यायपालिका होगी उसके न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं कि सर राज्यपाल की अवधि कितनी होती है, कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल बेटा। कार्यकाल की अगर बात करें तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर्स का होता है। कितने होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल। लेकिन कार्यकाल करने से पूर्ण पहले बेटा महाभियोग भी लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति को हटाते हैं उसी प्रकार से राज्यपाल के ऊपर महाभियोग के हटाने की प्रक्रिया बेटा महाभियोग विधि द्वारा उसको अपने पद से हटाया भी जा सकता है। उसके अपने कार्यकाल 5 वर्ष से पहले, कितने वर्ष से पहले बेटा, 5 वर्ष से पहले उसको हटाया भी जा सकता है। और हटाया किसके द्वारा जाएगा, ये भी याद रखना, किसके द्वारा बेटा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग विधि द्वारा राज्यपाल को अपने पद से हटाया जा सकता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले। दूसरा है कि राज्यपाल त्याग पत्र देगा, अगर वो अपने सह मन से अगर वो त्याग पत्र देता है,
अपना सहमन से, मतलब वह सहमन से क्या करेगा, वह त्याग पत्र देता है कि मैं इस पद पे नहीं रहना चाहता हूं, मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूं, मैं परेशान हो चुका हूं इस पद से, तब बेटा आपका त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, ये राष्ट्रपति को देगा बेटा। ये भी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो बेटा अब देखो आगे तरफ चलते हैं। आगे क्या दे रखा है कि राज्यपाल का वेतन कितना है सर, राज्यपाल का वेतन कितना होता है। चलो अब देखो आगे, राज्यपाल का वेतन, वेतन कितना है, राज्यपाल का वेतन कितना होता है। राज्यपाल के वेतन की बात करें तो जितना बेटा आपके मुख्य न्यायाधीश का होता है उतना ही होता है बेटा, 2,50,000 रुपए। कितना, 2,50,000 रुपए प्रति माह सैलरी होती है बेटा। कितनी होती है, सॉरी 3 लाख है बेटा। कितनी, 3 लाख के बेटा, 3,50,000 रुपए प्रति माह बेटा क्या दी जाती है, राज्यपाल को सैलरी दी जाती है, प्रति माह वेतन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रति माह वेतन दिया जाता है। और भत्ते की अगर बात करें तो अपनी सैलरी का कितने प्रतिशत बेटा, 50% लेके जाएगा, 50% लेके जाता है। ये हो गई बेटा राज्यपाल की बातें। यहाँ पर कुछ और बातें अब इसके बाद में आता है राज्यपाल की शक्तियां, वो पढ़ेंगे बेटा अपने कल वाली क्लास में। मिलते हैं अपने कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अपने सेशन को शेयर भी कर देना, और इससे जो टॉपिक से रिलेटेड है जितने भी बेटा आपकी इंपोर्टेंट्स जो पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ है, वो अपने टेलीग्राम चैनल जीमन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक है वो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में, क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मिल जाएगी। वहां से बेटा ज्वाइन कर सकते हो आप। और अगर अपने चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने एक छोटे से ब्रेक के बाद में कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।